हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाले जो वीडियो हम बनाए थे मगध साम्राज्य पे, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्या है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि मगध साम्राज्य के अंदर कौन कौन सा वंश आए। जैसे कि हर्यक हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। ये सभी एक पर एक वंश मगध साम्राज्य के अंदर आए। और ऐसा है कि जितना भी वंश मगध साम्राज्य के अंदर आए, सब में एक पर एक महान तेजस्वी, वीर प्रतापी, एक एक बहुत महान शासक निकल के आते हैं हर एक वंश में। इस वजह से भी मगध महाजनपद बहुत ज्यादा, समझ लो कि जितना भी अन्य महाजनपद था उसके तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत था। क्योंकि मगध साम्राज्य के अंदर जितने भी वंश आए, सब में एक पर एक दिग्गज राजा निकल के आते ही रहे। चाहे वो हर्यक वंश हो, चाहे वो शिशुनाग वंश हो, चाहे वो नंद वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो। जितने भी वंश आए मगध के अंदर, सब में एक पर एक शक्तिशाली राजा देखने को मिले हैं। ठीक है। और भी अन्य महाजनपद के तुलना में मगध इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है, मगध इतना ज़्यादा मजबूत कैसे है, और भी अन्य महाजनपद के तुलना में मगध सबसे टॉप पे कैसे है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे है। इन सभी बातों को यदि आपको डिटेल्स में जानना है, तो आप हमारे मगध साम्राज्य के पहला वीडियो को जाके एकदम ठीक से पढ़ लें। 2.x स्पीड से भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम थोड़ा-सा सीरीज को आगे बढ़ाएँगे आज, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मगध वंश था, वो इतना मजबूत तो हो चुका था, जो भी चाहे हाथी के वजह से, हाथी निकला जंगल से, या फिर मगध ने अपना लकड़ी को बेचा, या फिर यहाँ से लोहा मिला तो उसे औजार बना के भी मार्केट में बेचा गया, लकड़ी से अलग अलग सामान मार्केट में बेचा गया। तो जो भी व्यापार धंधा बिजनेस खेती करके मगध आगे बढ़ा, वो सब कुछ तो हम देख लिए थे। अब हम ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे मगध के अंदर कौन कौन सा नया नया वंश आए, और वंश के आने के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ते चला गया। ठीक है। मेरा पिछले वाले वीडियो को मिस प्लीज मत करिएगा, वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम मगध के अंदर जितने भी अलग अलग वंश आए उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हर्यक वंश पे। और हर्यक वंश को बाबू प्रीतिहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब आपको लगेगा कि भाई ये प्रीतिहंता का मतलब क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया सर, आप क्या बता दिए। क्योंकि इस वंश के अंदर जितने भी राजा आए ना, वह अपने पिता की हत्या कर दिए और फिर कुर्सी पे बैठे। पिता की हत्या किए फिर कुर्सी पे बैठे। समझो कि जो तुम्हारा हर्यक वंश है, उसमें जितना भी राजा बने, वो अपने पिता का मर्डर किए फिर कुर्सी प्राप्त किए, फिर वो राजा बना, फिर उसका बेटा हुआ तो वो अपने पिता का मर्डर किया, फिर वो कुर्सी पर बैठा। ये जनरेशन टू जनरेशन चलते चला गया। इस वजह से हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। पिता का हत्या करके राजा का सुख प्राप्त करना, गद्दी पे बैठना, ये सब काम आपको हर्यक वंश के अंदर मिला है। जो ऑलमोस्ट अधिकतर शासक इस हर्यक वंश के अंदर देखने को मिले ना, वो जो भी राजा का गद्दी प्राप्त किए, वो अपने पिता का हत्या करके ही राजा बने। इसी कारण से इसे प्रीतिहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता है ना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं। जैसे बिम्बिसार जो राजा थे, बिम्बिसार का हत्या किसने करा? अजात शत्रु ने करा। बिम्बिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु था। तो अजात शत्रु अपने पिता बिम्बिसार का हत्या करा, और अजात शत्रु गद्दी प्राप्त कर लिया। और अजात शत्रु राजा बना, और अजात शत्रु का जो अपना बेटा था उनका नाम था उदयीन। तो उदयीन क्या करा? गद्दी प्राप्त करने के लिए अजात शत्रु का हत्या कर दिया। फिर से समझो, बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया। क्यों किया? क्योंकि अजातशत्रु को गद्दी चाहिए था। अच्छा, अजातशत्रु का भी कोई बेटा होगा? हाँ, कोई बेटा तो था। अच्छा, अजातशत्रु के बेटा का क्या नाम था? अजातशत्रु के बेटा का नाम उदयीन था। तो क्या उदयीन ने अजातशत्रु का हत्या किया? हाँ, उदयीन ने भी अजातशत्रु का क्या किया? हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। अब बात करते हैं हर्यक वंश के जो संस्थापक रहे हैं। एक्चुअली जो संस्थापक बिंबिसार थे, उसके विषय में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखो चैप्टर बहुत टफ नहीं है, यदि आप चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो वो चैप्टर हल्का हो जाता है। ठीक है। और जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बाबू, वो बिंबिसार थे, क्योंकि सबसे पहला राजा वही थे। और एक मगध साम्राज्य में अगर आप देखोगे बिंबिसार को, तो
नहीं, नहीं, बिंबिसार नहीं, एक मगध साम्राज्य का जब इतिहास डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें एक बिंदुसार भी आएगा। अब बिंबिसार और बिंदुसार नाम मिलता-जुलता है, कन्फ्यूज मत होना। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। लेकिन ये जो बिंबिसार है, ये 544 बीसी में आया था, अपना इस्टेब्लिश्ड किया मगध साम्राज्य में, हर्यक वंश को इस्टेब्लिश्ड करा, हर्यक वंश का स्थापना करा कौन? बिंबिसार ने। तो कन्फ्यूज मत होना कि बिंबिसार और बिंदुसार, ये दोनों बहुत बच्चे को हम देखे हैं कि जो बिंबिसार होते हैं और बिंदुसार होते हैं, ये दोनों नामों में कन्फ्यूज कर जाता है। ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, ये बहुत बाद का कहानी है बाबू, वो मौर्य वंश का कहानी है। लेकिन अभी हर्यक वंश चल रहा है और हर्यक वंश में बिंबिसार राजा है। कौन है? बिंबिसार। तो कन्फ्यूज मत करना, ये बिंबिसार की कहानी लगभग 544 बीसी की है। कब की है? 544 बीसी की। और हर्यक वंश की स्थापना करा गया लगभग 544 बीसी के ही आसपास। जो राजा बने, उन्होंने एक शहर बसाया, बड़ा खूबसूरत सा शहर था, हरा बड़ा शहर था। बिंबिसार ने एक शहर बसाया जिसका नाम था राजगृह। और जैसे ही शहर बसाया, उसमें जनता लोग रहने लगे, तो उसी राजगृह को राजधानी भी बना दिया। बिंबिसार राजगृह को अपने राजधानी के रूप में चुन लिया। और भारत के साम्राज्य में बिंबिसार जो थे, वो बहुत बड़ा नाम है। और जितने भी शासक हमको देखने को मिले हैं, सबसे पहले जो साम्राज्य का, जो साम्राज्य के सीमा क्षेत्र को बड़ा करने का काम किया है, वो बिंबिसार ने ही किया है। अब आप बोलोगे सर, ऐसा क्या जादू बिंबिसार कर दिए राजा बनने के साथ कि उनके साम्राज्य का सीमा क्षेत्र बड़ा होने लगा? आखिर सर क्या नीति अपनाई बिंबिसार? आखिर हर्यक वंश को इस्टेब्लिश तो बिंबिसार किए, लेकिन एक्चुअली बिंबिसार ने क्या किया जो सीमा क्षेत्र बड़ा हो गया? तो देखो बाबू, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जब बिंबिसार राजा के गद्दी को प्राप्त करते हैं और उन्होंने कौन सा शहर को बसाया? राजगृह को बसाया। चूंकि जंगल, पूरा राजगृह पहाड़ जंगल से घिरा हुआ, भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं राजा भी बहुत सेफ थे। और राजा अपना सीमा क्षेत्र को कैसे बड़ा कर लिया? तो राजा ने विवाहिक संबंध को बनाना शुरू कर दिया। बिंबिसार ने क्या करा बाबू? विवाहिक संबंध, मतलब शादी कर करके नई नई लड़की से उन- अपना दम खम पावर को बढ़ाते चला गया। स्वाभाविक है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की से शादी करता है, तो नया-नया रिश्ता जुट जाता है, उनको नया-नया साला, नया-नया ससुर, सबका सपोर्ट मिलने लगता है। नया-नया फैमिली बनती है तो वो भी दबा के सपोर्ट करने लगता है। तो ये जो अपना सीमा क्षेत्र को बढ़ाते गया बिंबिसार, वह वैवाहिक संबंध को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और इनको लगता था युद्ध करके जितने से लाख गुना बहुत ज़्यादा बेटर है कि भाई विवाह कर लो, है ना? किसी लड़की को ले आओ और अपना रिलेशन, जो संबंध है, उसको बढ़ाते चलो। नया-नया रिश्ता मिलेगा, लोग अब नया-नया घर से रिश्ता जुटेगा तो हम मजबूत होते चले जाएँगे। स्वाभाविक है कि कोई भी अपने दामाद को मतलब हर तरह से सपोर्ट ही करेगा, चाहे वो पावर हो, पैसा हो, ग्रेविटी हो, दम-खम किसी भी चीज़ से, कोई भी अपने दामाद को सपोर्ट ही करेगा। तो बिंबिसार को ये चीज़ लगता था कि वैवाहिक संबंध बहुत सही चीज़ है, ठीक है? और यही काम कर कर के हम अपना सीमा क्षेत्र को बड़ा करते हैं। इन कंपेयर टू कि लड़ाई करें, लड़ाई में बहुत ज़्यादा जानें भी जाती हैं, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बहुत खर्च भी होती है लड़ाई करने में। तो बिंबिसार का ये अपना नीति था। और बिंबिसार ने 3 अलग-अलग राजकुमारियों से शादी कर लिया। कितने से? 3 अलग-अलग राजकुमारी से शादी कर लिया। और शादी करने का कारण सिर्फ़ यही था कि उनका साम्राज्य का विस्तार नहीं, मतलब साम्राज्य का विस्तार ही नहीं, बल्कि कह लो कि भाई, मतलब साम्राज्य का वो सिर्फ़ विस्तार ही नहीं चाहते थे, बल्कि इसकी प्रतिष्ठा भी कायम रखना चाहते थे। इनका, बिंबिसार का मानना यही था कि सिर्फ़ साम्राज्य को विस्तार नहीं करना है, जिनसे भी हम रिलेशन जोड़ रहे हैं, उनको एक अच्छा सम्मान दें, एक अच्छा प्रतिष्ठा बना के रखें। समाज में ऐसा ना हो कि हमको दूसा जाए, लोग भला-बुरा कहने लगें हमको। एक प्रतिष्ठा भी कायम करें और जो भी लड़कियाँ से हम शादी करें, उनके साथ हम एक अच्छा संबंध बनाएँ, एक अच्छा रिलेशन बनाएँ। हाँ, उस वक़्त का दौर में 2 शादी, 3 शादी जने कर ही लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो राजा भी करते थे, जनता भी कर लेते थे। कि कुछ इस तरह का, मतलब व्यवस्था ही समाज में था, आम था 2 शादी, 3 शादी। अब तो कानून बन गया है ना, 2 शादी, 3 शादी नहीं किया जाता है समाज में। अब कानून बन चुका है। जो जने 2 शादी कर लेंगे, एक स तो अगर उन पे कोई केस कर देगा तो वो, मतलब समझ लो कि उनको जेल का रास्ता भी
एकदम तय हो गया है। अब का ज़माना बहुत अलग हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक पर एक संशोधन करके बहुत कुछ ठीक कर दिया गया है। पहले की बातें अलग थी। पहले 2 शादी, 3 शादी जने कर ही लेते थे, अपना क्षमता के अनुसार, क्योंकि लड़की को लाना ही सब कुछ नहीं है, पैसा भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है? तो ये अपना शादी कर के क्या कर रहे थे? अपना सीमा क्षेत्र को बड़ा कर रहे थे। और साम्राज्य जब विस्तार होने लगा, तो इनका दम, खम, बल, प्रतिष्ठा सब बढ़ने लगा। और एक चीज़ याद रखो कि जो बिंबिसार ने अपना पहला विवाह किया था, वो महाकोशला देवी नाम की एक राजकुमारी थी, उन्हीं से किया था, महाकोशला देवी। और देखने में काफ़ी सुंदर थी ये। और यह कौशल वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी बाबू? कौशल वंश की राजकुमारी थी महाकोशला देवी। बिंबिसार ने अपना पहला विवाह जिससे किया, वह महाकौशला देवी थी, कौशल वंश की राजकुमारी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उन्होंने अपना दूसरा विवाह चेल्लना से किया। अब आप बोलोगे सर ये चेल्लना, यहाँ लड़की का नाम है चेल्लना, उन्हीं से बिंबिसार ने अपना दूसरा विवाह किया। जो वैशाली के जो राजा थे ना, वैशाली के राजा, याद करो कौन थे? वैशाली के राजा चेटक थे। उन्हीं चेटक की जो पुत्री थी ना, उसी का नाम था चेल्लना। बहुत नखरा वाली थी ये, मतलब समझ लो कि मतलब इनके पापा ने इन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला था चेल्लना को। और इनकी शादी किनसे कर दिया गया? बिंबिसार से कर दिया गया। यह दूसरा विवाह कराया गया। राजा चेटक की पुत्री बहुत खूबसूरत थी ये भी। और ये थोड़ा सा जिद्दी टाइप की थी, मतलब इसका पूरा इतिहास डिटेल में जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा तुमको। ठीक है, उतना डिटेल से पूछता भी नहीं है। और तीसरा विवाह इसने करा किससे? बिंबिसार ने तीसरा विवाह किया क्षेमा से, क्षेमा नाम की लड़की से। ठीक है, क्षेमा नाम की लड़की से इन्होंने तीसरा विवाह करा। जो ये क्षेमा जो थी ना, जो समझ लो कि पंजाब की राजकुमारी कहलाती थी ये। मतलब एक मध्य वाला क्षेत्र है पंजाब में, हमको ठीक से भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पंजाब की ये राजकुमारी कहलाती थी क्षेमा। और ये भी काफ़ी खूबसूरत थी। और ये पंजाब वाला वो जो एरिया है, पाकिस्तान साइड पंजाब, उधर की ही थी क्षेमा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने 3 राजकुमारी से विवाह कर लिया और अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करने शुरू कर दिया। क्योंकि जब रिश्ता जोड़ेगा तो सैनिक से, पैसा से, धन से, पावर से, हर चीज़ों से लोग अपने दामाद को सपोर्ट करने लगते हैं। ठीक है, और बिंबिसार के दरबार का एक बहुत खास बात यह है, जानते हो क्या? बिंबिसार का जो दरबार है, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ जानते हो क्या है? कि उसने अपने दरबार में जो राजवैद्य था ना, उसका नाम जीवक रख दिया। क्या रखा? जीवक। और जीवक नाम से वह बहुत प्रसिद्ध था। और वह जीवक को किस लिए भेजता है जानते हो? उस जीवक को बोला कि जाओ भाई, तुम गौतम बुद्ध का सेहत क्या हो गया है? खराब हो गया है, जाके तुम थोड़ा गौतम बुद्ध का सेहत का ख्याल रखो। किसने भेजा राज वैद्य जीवक को? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जीवक को कहा कि जीवक सुनो, तुम तो हमारे दरबारी वैद्य जी हो, राज वैद्य हो, डॉक्टर हो, तुम हमारे समझ लो कि राजमहल के डॉक्टर हो, 24x7 तुम हमारे पास हो। तुम जा करके गौतम बुद्ध का सेहत का ख्याल रखो, उनका इलाज करो, बुद्ध का सेवा करो। इसलिए उनको गौतम बुद्ध के पास भेज दिया। इसके अलावा उसने जीवक को जो है ना, जो अवंती के राजा थे जिसका नाम था प्रोद्योत, आप पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक ठीक होगा, तो अवंती के राजा थे प्रोद्योत। आप हमारे महाजनपद वाले वीडियो जाके देखोगे तो अवंती महाजनपद के जो राजा थे प्रोद्योत, उसमें भी प्रोद्योत बहुत बीमार पड़ गए थे। और उस वक्त प्रोद्योत को भी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत थी। तो उस वक्त भी जीवक को भेजा गया था इसी बिंबिसार के द्वारा। तो बिंबिसार ने जीवक को प्रोद्योत को ठीक करने के लिए भी भेजा। कहाँ पे भेजा? अवंती वाला क्षेत्र में। बिंबिसार ने जीवक को, जो वैद्य था उसका जीवक, उसको गौतम बुद्ध को ठीक करने के लिए भी भेजा। तो समझो कि इसका जो अपना स्वभाव विचार था ये बहुत बढ़िया था। ये अपना रिलेशन अन्य महाजनपद के राजा के साथ बढ़िया रखना चाहता था। इनको लगता था कि जितना ज़्यादा मित्रता में दम है, उतना ज़्यादा नफरत में दम
नहीं है, इसीलिए वो अपना वैद्य जी को भेजता था, कभी-कभी नजराना भेज देता था, कभी-कभी कुछ गिफ्ट भेजता था, बहुत सारा चीज़ अन्य महाजनपद के राजा को भेजते ही रहता था, जिससे कि इनका अच्छा रिश्ता कायम रहे अन्य महाजनपद के राजा के साथ। ज़रूरत पर अन्य महाजनपद के राजा भी अपने सैनिक से, दम से, पैसा से हेल्प करने का अगर हो तो हेल्प कर ही देते थे। ये भी दूसरे को हेल्प करते थे, ये दूसरे से भी हेल्प ले लेते थे। मतलब एक तरह से मित्रतापूर्ण संबंध ये बिंबिसार अपना बना रखे थे। ठीक है? राजा प्रोद्योत जो थे ना, वो पांडु रोग से ग्रसित थे, पीड़ित थे कंप्लीट रूप से। कौन सा रोग से? पांडु रोग से। कभी-कभी यहाँ से भी प्रश्न दिख जाता है कि राजा प्रोद्योत जो थे, वो बहुत बीमार थे। राजा प्रोद्योत कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? तो अवंती के राजा थे। ठीक है? और यह कौन सा रोग से पीड़ित थे? तो पांडु रोग से पीड़ित थे। तो इस वजह से पांडु रोग को भी ठीक करने का काम किसने करा? जीवक ने करा। जीवक कौन था? तो बिंबिसार का दरबारी वेद जी था, डॉक्टर था। ठीक है? आप देखते हैं बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या होता है। जब बिंबिसार मर जाते हैं तो क्या होता है। बिंबिसार काफी लंबे समय तक शासक, मतलब शासक के रूप में काम किए हैं, शासन किए हैं। कहा जाता है कि भाई वो 544 बीसी में राजा तो बन गए थे और 492 ईस्वी तक वह गद्दी पे बने रहते हैं। तुम समझो कि 444, सॉरी 544 में वह राजा बने थे। अब 544, 543, 541 घटते 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 492 आता है, तो मोटा मोटी 50 साल से भी ऊपर का समय हो जाता है और ये राजा के गद्दी पे बने रहते हैं। 52-53 साल तक ये राजा रहते हैं बिंबिसार। ये मगध साम्राज्य के अंदर हर्यक वंश का ये संस्थापक भी रहते हैं और लगभग 52-53 साल ये राज करते हैं। और इनका जो नेचर, स्वभाव, विचार था, ये काफी अच्छा था। किनके साथ? अन्य महाजनपद के राजा के साथ मित्रतापूर्ण संबंध को ज्यादा निभाते थे और इनको लगता था कि लड़ाई से लाख गुना बेटर है शादी का संबंध बना के अपना मजबूती को कायम रखना। ठीक है? आपको बिंबिसार का इतिहास अच्छे से ठीक ठाक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना कि ये राजा इस्टेब्लिश कब किए, मतलब राजा बने कब? तो 544 बीसी में, 544 बीसी। और राजा के गद्दी से हटे कब? तो 492 बीसी में। ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब बिंबिसार शासन के अंतिम दौर में थे ना बाबू, जब मतलब उनका शासन अब खत्म ही होने वाला था, अंतिम दौर में थे, तभी बिंबिसार के जो अपने पुत्र अजातशत्रु, वो इनका मतलब देखा कि भाई ये बहुत लंबा दिन तक शासन कर रहे हैं, ये मर ही नहीं रहे हैं। बिंबिसार लगता है कि भाई क्या जड़ी बूटी खा रखे हैं, ये शासन के गद्दी पर से हट ही नहीं रहे हैं। अजातशत्रु भी एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता था इनको देख करके और फिर इसकी हत्या कर दी। बोला कि अब हम भी बूढ़े ना हो जाएं, तो अजातशत्रु इनकी हत्या कर दिया और फिर गद्दी को प्राप्त कर लिया। ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है? किनकी हत्या कर दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार का हत्या कर दिया और अजातशत्रु इस प्रकार से गद्दी को प्राप्त कर लिया। अगर हत्या नहीं करता तो पता चलता कि 10-15 साल और शासन वो खींच लेते। समझ रहा है ना? उनका स्वास्थ्य इतना सही था, मतलब पूर्ण रूप से बीमार नहीं थे, हल्का फल्का ही बीमार पड़े थे। ये हत्या करवा दिया कौन? अजातशत्रु। बोला कि अब हत्या नहीं कराएंगे तो कुर्सी का जो सुख है हमको नहीं मिलेगा। कभी कभी जिस सांप को आप घर में पालते हैं ना, आपको वही सांप डस लेता है, चीज याद रखिएगा। ये अजातशत्रु को तो बचपन से पाले पोसे इतना बड़ा किए, इतना इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, फैसिलिटी सब कुछ समाज में देने का काम किए ये बिंबिसार। और ये अजातशत्रु उन्हीं को डस लेता है, उन्हीं को कुर्सी पर से हटा के खुद राजा बन जाता है। ये कितना, मतलब समझ लो कि कितना नीच बात है कि इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उनके अपने पिता, पिता तुल्य नहीं, पिता थे अपने पिता अजातशत्रु, सॉरी, उनके अपने पिता थे बिंबिसार और उसका हत्या अजातशत्रु कर दिया। ये नीच नहीं बाबू, बहुत नीच बात है। ठीक है? कुर्सी बड़ा चीज नहीं है, बड़ा चीज ये है कि आपके पिता अब भी इतना एज होने के बाद भी स्वस्थ हैं और शासन कर रहे हैं। आप दरबार में, आप भी एक बड़े अधिकारी हैं, तो आपको घमंड होना चाहिए था। कुर्सी कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक है? और अजातशत्रु जो है थोड़ा सा, मतलब समझ लो कि डिक्टेटरशिप टाइप का राजा था, मतलब क्रूर टाइप का। और वो अपने पिता का हत्या कर देता है। और इस वंश का नाम इस प्रकार से भी पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि पिता का हत्या बेटा के द्वारा किया जा रहा है। और अजातशत्रु एक और नाम से जाना जाता है, काफी फेमस नाम है,
कुनिक नाम से। किस नाम से? तो कभी-कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु किस नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु कुनिक नाम से भी जाना जाता है। बड़ा बढ़िया नाम है कुनिक, ठीक है? छोटा-सा नाम है। और जब अजातशत्रु राजा बन जाता है, समझ लो कि अपने पिता का हत्या करके, तो जो वैशाली वाला क्षेत्र है ना? वैशाली है ना? वैशाली। तो उसके मामा जी जो हैं, मामी जी हैं, नाना-नानी सब लोग कहाँ रहते थे? वैशाली महाजनपद में रहते थे। किनके? अजातशत्रु के। मामा-मामी सब लोग कहाँ रहते थे? वैशाली वाले क्षेत्र में रहते थे। मामा का घर था। दूसरा काशी चले जाओ तो काशी जो आपका वो कौशल प्रदेश है ना, कौशल जो बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, कौशल प्रदेश। काशी आपका उत्तर प्रदेश में, वाराणसी को ही काशी कहते हैं। तो जो कौशल प्रदेश में था, उसे भी जीत लिया जाता है किनके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु राजा बनते ही काशी पे अटैक करते हैं और कौशल वाले जो प्रदेश है वो अपने सीमा क्षेत्र में मिला देते हैं, ठीक है? और अपने साम्राज्य का जो अंग कह लो कि एक अंग के रूप में बना लिया गया। किसको? कौशल प्रदेश को भी अपना अंग के रूप में जोड़ लिया गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इतिहासकार का कहना है कि अजातशत्रु एक अटैकिंग मोड का राजा थे, बहुत ज़्यादा अटैक करना चाहते थे। ये इनको मित्रतापूर्ण संबंध पसंद नहीं था। इनके पिता बिंबिसार को मित्रतापूर्ण संबंध बहुत पसंद था। वो शादी-वादी करके अपना रिलेशन मित्रता वाला बनाना चाहते थे। वो नजराना भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे दूसरे-दूसरे साम्राज्य को। ज़रूरत पड़ने पर अपने बेद को भी भेजे, गौतम बुद्ध को ठीक करने के लिए बेद को भेज दिए थे, जीवक को। जीवक को राजा प्रोद्योत के पास भी भेज दिए थे। तो समझो कि वो मतलब कितना मित्रतापूर्ण थे। उनका बेटा कंप्लीट रूप से अटैकिंग मोड का राजा था। इसके बेटा को लगता था कि धन दौलत का कमी नहीं है, अपना मगध वाला क्षेत्र में कोई पैसा का कमी नहीं है, धन व्यापार धंधा टैक्स दुनिया भर का आ रहा है, उतना हमको मित्रता उतना हमको मित्रतापूर्ण संबंध निभाना नहीं है। एकदम अटैकिंग मोड का राजा था कौन? अजातशत्रु। बोला कि हमसे भाई ये दोस्ती उस्ती झुका झुकी नहीं होगा, अपने को पैसा का कमी नहीं है, हम अपना दमखम अपना पैसा का दम पे दिखाएंगे, ठीक है? आक्रमण करके ढेर सारा जगह को ये जीत लिया। कौन? अजातशत्रु। और अपने सीमा क्षेत्र को बड़ा कर लिया। जैसे कि आपका वैशाली और काशी को मगध में मिला लिया। वैशाली में कौन था? इसके मामा जी लोग रहते थे, उसका भी ये सगा नहीं हुआ। बोला हम अपने पिता का सगा ढेर हुए, हम अपने मामा नानी का घंटा सगा होंगे, उसको भी जीत के अपने में मिला लिया। काशीवासी भी कहा जाता था कि मतलब काशी जो क्षेत्र था, ये भी इसका मतलब जो इनकी सौतेली माँ थी उन वहाँ से आई थी, तो उसको भी जीत के अपने में मिला लिया। मतलब समझ सकते हो कि काशी भी जीत लिया, ये वैशाली भी जीत लिया। मतलब गजब का अटैकिंग मोड राजा था। और अजातशत्रु जो था ना बाबू, अजातशत्रु के ही शासनकाल में गौतम बुद्ध की आपका मृत्यु भी हो जाती है 483 बीसी में। बताए थे ना, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या है? गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है? एक तरह से समझो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हो जाती है अजातशत्रु के ही शासनकाल में। और महापरिनिर्वाण के मतलब मृत्यु हो जाने के बाद पहला जो बौद्ध संगति का आयोजन कराया जाता है, अजातशत्रु ने ही इस आयोजन को करवाया था, क्योंकि गौतम बुद्ध से इनको लगाव भी था। उनका जो भाषा था, बोली था, लोगों को जीतने का बोली था, लोगों को अच्छा ज्ञान भी देते थे, लोगों को संस्कार भी सिखाते थे जीवन में। जीवन जीने का एक तौर तरीका, लालच दोष ना रखना। तो अजातशत्रु थोड़ा-सा ना मोटिवेट थे, किससे? गौतम बुद्ध से। इस प्रकार से जो पहला बौद्ध संगति है, उसको करवाने का काम किसने करा? गौतम बुद्ध ने करा, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर को देखते हैं कि एक्चुअली अजातशत्रु अपना अंतिम समय कैसे बिताते हैं। तो अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन रहता है, उदयन जो है वह अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करवा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको भी गद्दी चाहिए था। शुरू से ही उदयन देखा कि हमारे जो पिता अजातशत्रु हैं वह गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिए। तो उदयन को भी लगा कि क्यों ना हम भी अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करवा दें। एक चीज आपको हम सिखा देते हैं जीवन में,
आप जैसा-जैसा एक्टिविटी अपने माता-पिता के साथ करोगे, जैसा-जैसा बर्ताव अपने माता-पिता के साथ करोगे, वैसा ही सब कुछ आपका बच्चा आपके साथ भी करेंगे, ये चीज़ याद रखना। आप अपने माता-पिता का इज़्ज़त करोगे तो आपका भी बच्चा आपके साथ क्या करेंगे? इज़्ज़त करेंगे। नहीं करोगे तो फिर जो सीखेंगे बस वही करेंगे। आ रहा है समझ में? आप इतिहास गवाह है, इतिहास का सभी राजा का इतिहास पलट लो। देख लो कि जैसा बर्ताव किया है अपने माता-पिता के साथ, ठीक वैसा ही बर्ताव उसके पुत्र उसके साथ किए हैं। तो उदयन हमेशा यही देखा कि हमारे पिता अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या कर दिए, तो क्यों ना हम भी अजातशत्रु को मार ही देते हैं, फिर हम राजा बन जाते हैं। तो ठीक उदयन भी यही काम करता है। तब सोचो अजातशत्रु को कितना खराब लगा होगा जब इसकी हत्या इनके पुत्र के ही हाथों हुआ होगा, तब इनको अपने पिता के ज़रूर याद आया होगा, ठीक है? और उदयन भी इनका हत्या करके इस घटना के कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश के नाम से पुकारे जाने लगा। और उदयन जो था बाबू वो सबसे मतलब उदयन में कह लो कि सबसे खास बात जानते हो क्या था? कि वह 3 नदी के जो संगम वाला क्षेत्र है, 3 नदी के जो संगम मतलब तीनों तरफ से नदी गंगा, गंडक, सोन यह तीनों नदी का जो संगम वाला क्षेत्र पाटलिपुत्र था, उदयन ने उस मतलब वो शहर तो बसाया ही और इस पाटलिपुत्र को राजधानी भी बना दिया। बोला कि भाई साहब तीनों तरफ से नदी है, क्यों ना हम अपना राजधानी को उठा करके इसी संगम वाला क्षेत्र पाटलिपुत्र में इस्टेब्लिश कर लें और यहाँ ठीक-ठाक शहर बसा दें। शहर बसाने का मतलब कि यहाँ पर 2-4 10-50 घर हो जाए, कुछ दुकान-मकान हो जाए, थोड़ा बहुत रोड हो जाए, है ना? कुछ जनता रहने लगे और धीरे-धीरे यही पाटलिपुत्र को बसाया ना संगम वाला क्षेत्र मतलब तीनों तरफ से नदी था, गंगा था, गंडक था और सोन नदी था। इसी इसी तीनों नदी से घिरा हुआ था हमारा पाटलिपुत्र। और तुमको एक बात याद होना चाहिए कि यही पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है किस चीज़ का? पटना का। आज का जो पटना इतना विकसित है तो समझो कि ये जो पटना बसाया हुआ जगह है, वो उदयन के द्वारा ही बसाया गया था, आज से लगभग 1000-2000 साल 1500 साल पहले। समझ लो कि कितना पुराना 2000 साल से ऊपर हो गया ना भाई, बीसी का समय है 2500 साल, है ना? तो पाटलिपुत्र शहर बसाया और पाटलिपुत्र शहर को राजधानी भी बना दिया, किसने? उदयन ने। अब हर्यक वंश के बाद एक वंश आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक रहते हैं, वह खुद शिशुनाग ही रहते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग ही रहते हैं और शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली को फिर से पुनः राजधानी बना दिया, ठीक है? बोला कि हम ये जो पाटलिपुत्र है यहाँ राजधानी रहने नहीं देंगे। जब शिशुनाग वंश आता है, ये बोला कि हम अपना राजधानी भाई वैशाली ही ले जाएँगे, वैशाली बहुत सही जगह है। तो समझो कि सबसे पहला राजधानी राजगृह जो राजगीर वाला क्षेत्र में पड़ता है, दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र, तीसरा राजधानी वैशाली और वो अपना राजधानी को वैशाली उठा के ले जाता है। अच्छा वैशाली में कौन रहते थे? तो हम बताए थे ना कि अजातशत्रु के मामा जी लोग रहते थे और अपने मामा नाना को सबको पराजित करके अजातशत्रु ने वह क्षेत्र को अपने मगध वाले क्षेत्र में मिला लेता है क्योंकि अजातशत्रु एक अटैकिंग मोड का राजा था, अटैक करना जानता था। वो अपना रिश्ता और पिस्ता किसी को पहचानता नहीं था। उसको लगता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, खत्म कहानी। नाना रहे मामू रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जबकि बिंबिसार एक अच्छा नेचर वाला था, थोड़ा-सा मित्रतापूर्ण संबंध बनाना चाहता था सभी महाजनपद के राजा के साथ, है ना? और अजातशत्रु लोगों का हेल्प भी करता था। वो मैरिज संबंध को मतलब बना-बना के अपना सीमा क्षेत्र को बढ़ाया। इस प्रकार से बिंबिसार ने 3 शादियाँ करा, ठीक है? सब कुछ हम बता रखे हैं, आप इस चीज़ को रिवाइज़ करते रहो। आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट नहीं, लेकिन शिशुनाग वंश का जो संस्थापक खुद शिशुनाग ही रहते हैं, उन्होंने अपना राजधानी को कहाँ ले गए? पाटलिपुत्र से उठा करके सीधे वैशाली ले जाते हैं। और एक चीज याद रखना कि सबसे पहले उदयन ने राजगृह से राजधानी को उठा करके पाटलिपुत्र में लाया और शिशुनाग ने उस राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। शिशुनाग शुरू में एक मंत्री के पद पे रहते हैं, किसके अंदर? उदयन के अंदर एक छोटा मोटा मंत्री रहते हैं, ठीक है? और ठीक है मंत्री रहते हैं और धीरे धीरे वो उनको लगा कि अब हम इस लायक हैं कि हम अटैक कर सकते हैं और मगध के साम्राज्य को आगे बढ़ाता है क्योंकि मंत्री भी अपने आप में बड़ा पद होता है ना बाबू।
आप भी अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे तो कोई बड़ा बात नहीं होगा कि आप इस देश का प्रधानमंत्री या फिर कह लो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बन जाओ, ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पद है। तो शिशुनाग भी एक कैबिनेट मंत्री के पद पे था हर्यक वंश के अंदर, और बाद में जाकर के वो अपना ही वंश स्टेब्लिश कर लेता है, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग आखिर तेज तर्राक चतुर था, तब ना हर्यक वंश को समाप्त करके खुद अपना वंश को स्टेब्लिश कर लिया। जिस अवंती के साथ बिंबिसार को कहा जाता है कि मित्रता थी, बहुत ज्यादा मित्रता था अवंती वाला क्षेत्र के साथ, अवंती महाजनपद के साथ बिंबिसार का बहुत ज्यादा मित्रता चलता था। जब राजा प्रोद्योत का तबीयत खराब होता, बहुत ज्यादा तबीयत जब खराब हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने दरबार के फेमस राजवैद्य जातक को, जातक नहीं था, जीवक नाम था, जीवक को भेज दिया था। बोला जाओ जीवक और तुम उनका ट्रीटमेंट करो, बढ़िया से इलाज करो, मेरे दोस्त प्रोद्योत का। बिंबिसार बोले मेरे दोस्त प्रोद्योत का बढ़िया से इलाज करो। और ये प्रोद्योत कौन थे तो बताओ, अवंती के राजकुमार थे। ठीक है, और इनसे बहुत मित्रतापूर्ण संबंध किसका चलता था, बिंबिसार का चलता था। तो ट्रीटमेंट के लिए भेज दिए और समय आगे बढ़ता है, तब वक्त आता है शिशुनाग का। और शिशुनाग जो है ना वह अवंती से ही युद्ध कर लेता है काफी ज्यादा। सोचो कि शिशुनाग जब अपना वंश को एस्टेब्लिश करता है तो वह अवंती वाला क्षेत्र से ही क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है। कितना यूनिक बात है कि भाई अवंती वाला क्षेत्र से एक वक्त हमारा दोस्ती बढ़िया था। अगर हर्यक वंश का संस्थापक का बात करें तो बिंबिसार के साथ ये अवंती का क्षेत्र से दोस्ती बढ़िया था, लेकिन ये अवंती का दोस्ती खराब तब होता है जब एक नया वंश हमारे ये मगध वाले साम्राज्य में आता है, और जिसको कहते हैं शिशुनाग वंश। और शिशुनाग का जो संबंध है वह अवंती से कोई खास रहता नहीं है, युद्ध आरंभ हो जाता है अवंती के साथ। ठीक है, सोचो कि एक एक वक्त दोस्ती था और समय का सिक्का बदलता है तो फिर दुश्मनी हो जाता है। और युद्ध करके अवंती को अपने क्षेत्र में यह शिशुनाग मिला भी लेता है। ठीक है, अब शिशुनाग का पुत्र आता है। अब आप बोलोगे सर शिशुनाग का पुत्र कौन है, तो शिशुनाग का अपना पुत्र जिसका नाम काला शोक था। क्या नाम था बाबू, काला शोक। और ये काला शोक ना, इसमें कोई खासियत मतलब जो वैसा मतलब खासियत बात देखो, इसमें जो सबसे खासियत बात है ना कि वह वैशाली जो राजधानी इनके पिता बनाए थे, इनके पिता कौन थे बताओ, शिशुनाग थे। ये क्या किए थे, वैशाली को राजधानी बना दिए थे। लेकिन जैसे ही काला शोक राजा बनता है ना, बोला कि पापा ये वैशाली वैशाली को राजधानी रहने नहीं देंगे हम, ठीक है, ये राजधानी को हटाइए। तो सोचो कि ये वैशाली से राजधानी हटाकर फिर से पुनः पाटलिपुत्र ले गया, क्योंकि शिशुनाग जो काला शोक का बेटा था, सॉरी शिशुनाग का बेटा, शिशुनाग का बेटा था ना काला शोक, क्योंकि शिशुनाग जो है वह अपना शिशुनाग वंश बनाता है। तो काला शोक जो है वह बेटा रहता है किसका, शिशुनाग का। नाम में कंफ्यूजन मत करना, कभी कभी हम नाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो काला शोक में यह खासियत क्या था बताओ, काला शोक में क्या खासियत था कि काला शोक बोला कि भाई जो राजधानी आप वैशाली को बनाए हैं, ये राजधानी को हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ये राजधानी को हम पुनः पाटलिपुत्र ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ 3 नदी से घिरा हुआ है, संगम वाला क्षेत्र है पाटलिपुत्र। और हमको ऐसा लगता है कि हम वैशाली में जितना सेफ फील नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में सेफ फील करेंगे। मतलब हमको ज़्यादा सेफ फील होता है, क्योंकि हमारा रक्षा किला का दीवार नहीं बल्कि हमारा रक्षा चारों तरफ से घिरी हुई नदी कर रही होती है, और हम अपने दुश्मन से बचे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह राजधानी को पुनः उठा करके पाटलिपुत्र ले गया और राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया। कौन बना दिया राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः, काला शोक। तो सोचो कि राजधानी इधर से उधर कितना हुआ। बिंबिसार राजधानी राजगृह को बनाया, राजगृह से राजधानी उठ के उदयन कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, पाटलिपुत्र से राजधानी शिशुनाग कहाँ ले गया, वैशाली ले गया। फिर वैशाली से राजधानी उठा के कहाँ, पटना लाया गया, वही पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र। उसको कौन लाया, काला शोक लाया। एक एक चीज आपको स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आपको भी यह स्टोरी याद हो रहा होगा। रटने का हम प्रयास नहीं कराते, हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को जितना समझ सको समझो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखो उतना आपका बढ़िया हो जाएगा चीज़ें। ठीक है,
क्योंकि लिखोगे नहीं बाबू तो आप भूल जाओगे। पढ़ा पढ़ा कोई विद्वान आज तक बना ही नहीं है। आपको लगता होगा कि सर इतना लेक्चर देते तो हम भी लिखते हैं, ऐसे नहीं होता है चीजें। सब कुछ लिखना पड़ता है। आखिर आप बुक से ही देख के लिखो, लेकिन लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे आप उतना आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, ठीक है। और वो क्या करा कि वैशाली को क्या बनाया, राजधानी बनाया। वैशाली से राजधानी फिर से उठा के कहाँ लाया, पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। और दूसरी बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वह कालाशोक के ही शासनकाल में कराया गया था। ठीक है, कालाशोक के पिता का नाम शिशुनाग था, जो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और यह शिशुनाग कौन थे, तो यह एक मंत्री थे उदयन का। और फिर हर्यक वंश को हटा करके शिशुनाग वंश की इन्होंने स्थापना कर लेती है। और इस प्रकार से शिशुनाग को एक बेटा होता है जिसका नाम कालाशोक रहता है। और कालाशोक जब राजा बनता है तो वह अपना, जब राजा बनता है तो राजा बनने के साथ उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, और दूसरा तरफ उन्होंने बौद्ध संगति का सभा का भी आयोजन किया। क्योंकि कालाशोक जो है उसको गौतम बुद्ध बहुत पसंद थे, और गौतम बुद्ध की चर्चाएं जो समाज में चलती थी, उनकी दी गई ज्ञान, ये सब चीज से बहुत प्रेरित था कालाशोक। और कालाशोक कहा कि हम दूसरा बौद्ध संगति अपने ही शासनकाल में कराएंगे, जिसके द्वारा से हम कुछ सभा लगाएंगे, बड़े बड़े बौद्धिक विद्वान को बुलाएंगे, और उसके माध्यम से हम गौतम बुद्ध के जो धर्म है उसको ठीक ठाक करने का और प्रयास करेंगे। उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो हम अपने तरफ से करेंगे। किसने कहा, कालाशोक ने कहा। और शिशु नाग वंश को अच्छे से पढ़ लोगे तो शिशु नाग वंश का अंतिम शासक अगर देखा जाए तो वह नंदी वर्मन था। क्या था, नंदी वर्धन। अब आप बोलोगे सर अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्मन था। और यह नंदी वर्मन वर्धन था, वर्धन, वर्मन नहीं, नंदी वर्धन। ठीक है, यह जो नंदी वर्धन था, और इसकी मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। क्योंकि अंतिम शासक कौन था, शिशुनाग वंश का नंदी वर्मन वर्धन था। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश क्या हो जाता है बाबू, समाप्त हो जाता है। और शिशुनाग वंश जैसे ही समाप्त होता है तो फिर क्या होता है बताओ, आपको पता नहीं है, सीखना चाहते हो है ना। देखो जो भी पढ़ा रहे हैं सब चीज को अच्छे से नोट करते जाओ माइंड में। और मतलब समझो कि नंदी वर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है तो वंश का समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आता है नंद वंश। क्या आता है, नंद वंश। नंद वंश में अभी हमने क्या क्या पढ़ा बताओ। सबसे पहले कौन सा वंश, हर्यक वंश। अच्छा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद कौन, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन, खुद शिशुनाग। अच्छा, तीसरा कौन आता है, नंदी वर्मन की हत्या करके जो नया वंश बन जाता है वह नंद वंश बनता है। और नंद वंश एक नया वंश रहता है मगध साम्राज्य के अंदर। और नंद वंश में टोटल मिलाकर के 10 राजा शासन करते हैं, अलग अलग सबका टाइम पीरियड होता है। और पहला से अंतिम शासक के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वह आपको नंद वंश का इतिहास पढ़ लेना, वहीं से मिल जाएगी। और नंद वंश का जो संस्थापक के रूप में अगर जाना जाता है किसी को तो महापदम नंद, इन्होंने ही नंदी वर्धन की हत्या कर दी थी। और महापदम नंद ने एक नया वंश नंद वंश को एस्टेब्लिश कर दिया था। कहाँ पे, मगध साम्राज्य के अंदर में। और महापदम नंद को एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक महान वीर शक्तिशाली शासक निकल के आए थे मगध साम्राज्य के अंदर। चूंकि मगध साम्राज्य में हमने जितना भी वंश को पढ़ा सब में एक ना एक शक्तिशाली शासक निकल के आया, जिसके वजह से मगध साम्राज्य काफी मजबूत रहा है अन्य महाजनपद की तुलना में। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। और आप कह लो कि भारत का यह प्रथम शासक था जिसने कह लो कि एक राट की उपाधि धारण करा। एक राट। अब आप बोलोगे सर ये एक राट क्या होता है ना। एक राट की जो उपाधि धारण करा, किसने करा धारण, सबसे शक्तिशाली शासक महापदम नंद, जिन्होंने नंद वंश की क्या करा, स्थापना करा। राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अलग अलग उपाधि को धारण करते थे उस वक्त। क्योंकि जो उपाधि होती है वह नाम में एक टाइटिल को जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल सिंह, वो उपाधि लगा हुआ है। तो उससे पता चलता है कि आपका प्रतिष्ठा, वो सिंह को देख के भी पता चलता है कि आप राजपूताना खानदान के हो। ठीक है, बहुत लोग को बोलने में खराब लगता है, जैसे निखिल पासवान, तो बहुत लोग चाहते नहीं कि मेरे नाम के पीछे पासवान लगे और लोग हमको छोटा जाति का समझे।
हमने भी स्कूल में पढ़ा तो कुछ बच्चे को देखा कि उनको लोग पासवान पासवान बोलते थे, उनको चीर बढ़ता था, क्योंकि जो भी लड़का लड़की है सब देख के हंसता था। पता नहीं, जात वात तो खैर ऐसे नहीं करना चाहिए, सभी मानव है और मानव को किसी भी जात में विभाजित नहीं किया जाता है। जैसा उनका कर्म रहेगा उसके आधार पे उसको आंकना चाहिए, है ना? किसी जात, पार्टिकुलर जात के आधार पे किसी को देखना नहीं चाहिए। आज हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमाएँ हैं वह अमेरिका में भी हैं, जापान में भी हैं, भारत के कई अलग-अलग जगह हैं। वो भी तो हरिजन थे। तो लेकिन उनका कर्म देखो कितना बढ़िया है कि आज उनको दुनिया एक अच्छे नज़र से देख रहा है और उन्होंने हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान देने का काम करा है। ठीक है? जो भी छोटे-छोटे जात हैं उनके लिए काफ़ी लड़ाई किए हैं। छोटे-छोटे जात का वो मुखिया थे, लीडर थे और उन्होंने काफ़ी लड़ाई किया है छोटे जात को लेकर के और बराबरी का दर्जा दिलाने का काम किया है। तो समझो कि जात-वात कुछ नहीं होता है, जात से कभी प्रतिष्ठा नहीं दिखाया जाता है। लेकिन पहले के ज़माना में राजा जो होते थे, वो अपना प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अलग-अलग उपाधि को धारण करते थे। जैसे कि एकराट की उपाधि किसने धारण कर लिया? महापदम नंद ने, ठीक है? क्योंकि वह अपना प्रतिष्ठा को दिखाना चाहते थे, अपना प्रतिष्ठा को लोगों के बीच में कायम रखना चाहते थे और उसी क्रम में सबसे पहले एकराट की उपाधि धारण करने वाला राजा महापदम नंद ही कहलाए थे। और महापदम नंद इतने शक्तिशाली राजा थे, जिसे पुराण में परशुराम के दूसरे पुत्र कहा गया है। समझ लो कि अगर आप पुराण पढ़ते हो, परशुराम भाई बहुत ताकतवर था, उसका इतिहास आपको पढ़ा देंगे एक दिन। बहुत ज़्यादा ताकतवर ताकतवर था और पुराण में अगर परशुराम की चर्चाएँ तो बहुत ताकतवर से दिखाया जाता है, योद्धा ताकतवर से। तो पुराण में जो परशुराम का दूसरा पुत्र के रूप में अगर बताया गया है, तो वह महापदम नंद को ही बताया गया है। कहता था महापदम नंद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि मगध में व्यापार बिज़नेस बढ़ते जा रहा था, मगध में पैसे की कमी नहीं थी और जब पैसे आपके पास आ जाएँगे, तो आप ऑटोमैटिक शक्तिशाली हो जाएँगे। क्योंकि लोगों को शक्तिशाली बनाता कौन है बाबू? तो पैसा ही लोगों को क्या बनाता है? शक्तिशाली बनाता है। तो सोचो कि पुराण में परशुराम का दूसरा पुत्र के रूप में इनको दिखाया गया, तुलना किया है महापदम नंद को। ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है? परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता था महापदम नंद को। और इसके अलावा महापदम नंद के बारे में अगर कुछ और जानना है तुमको, तो कलिंग विजय जो हुआ था, कलिंग विजय महापदम नंद ने कर लिया था अपने समय में, क्योंकि कलिंग अपने आप में एक बहुत मजबूत जगह था, बहुत मजबूत था दक्षिण भारत का क्षेत्र में कलिंग, और उसको जीत करके अपने में मिला लिया। और कलिंग से तात्पर्य जानते हो क्या है? कि कलिंग को अगर अच्छे से समझना है ना, तो आप अभी का जो प्रेजेंट वर्तमान समय है, आप प्रेजेंट का उड़ीसा वाला क्षेत्र को देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कलिंग पड़ता कहाँ है। क्योंकि उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, वहीं पे कलिंग पड़ता है और कलिंग उस वक़्त अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत क्षेत्र था, वह स्वतंत्र अपना शासन करता था। लेकिन महापदम नंद इतना वीर शक्तिशाली शासक थे कि उन्होंने कलिंग को भी अपने मगध साम्राज्य में जोड़ लिया। और इसी मतलब कहा जाता है कि वो जब इस जो कलिंग वाला क्षेत्र है ना, किंग अशोका जो थे, कलिंग वाला क्षेत्र को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करा और काहि बहुत ज़्यादा खून बहा दिया था कलिंग को जीतने के लिए, है ना? किंग अशोका का कहानी पढ़ोगे तो इतना खून बहा था ना कलिंग की लड़ाई में। कलिंग में देखो होता क्या था कि जब भी कोई राजा युद्ध करने कलिंग में चले जाते थे, तो चाहे महिलाएँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उनको जो ही ये मतलब औज़ार के रूप में दिख रहा है, चाहे बाल्टी हो गया आपका, आपका कोई डंडा हो गया या फिर आटा को बेलने वाला बेलना हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ जो दिख गया, पत्थरे हो गया, पत्थरे उठा के सब युद्ध के मैदान में दौड़ गए। मतलब कलिंग के टोटल जनते दौड़ जाते थे युद्ध करने के लिए। किसको? एक सेना की छोटी टुकड़ी को मारने के लिए जब एक शहर का टोटल जनते मिल जाएँगे, तो समझो कि उस शहर से कोई जीत पाएगा क्या? कोई नहीं जीत पाएगा। तो कलिंग का सबसे बड़ा खराबी यही था कि वहाँ एकता बहुत था। वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव था ही नहीं। महिला, पुरुष, बच्चा, बुतरू जो था सब एकदम डंडा-उंटा
जिसको जो है हथियार मिल जाता था वही लेके दौड़ जाता था, किससे लड़ने के लिए? जो भी अटैक करने उस पे आते थे। तो छोटा-सा टुकड़ी 1000, 2000, 10,000 का सेना को मारने के लिए पूरा का पूरा शहर उस पर हावी पड़ जाएगा, तो वो सेना बच पाएगा भला? तो इस प्रकार से कलिंग बहुत दिन तक स्वतंत्र रूप में अपना शासन करते रहा। लेकिन महापद्म नंद भी जीत लिए थे, लेकिन बाद में फिर वह स्वतंत्र हो जाता है। बाद में किंग अशोका भी कलिंग को जीतने के चक्कर में कहा जाता है कि इतना किंग अशोका मतलब अपना सेना को भिड़ा दिए लड़ाई में। कलिंग में खराबी क्या था कि बच्चा बुतरू सब आ जाता था लड़ने के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग सब, महिला, जिसको जो ही औजार हथियार मिलता था वही लेके पहुंच जाता था, है ना? आम का बड़ा डंटिये तोड़ लिया, आम के लकड़ी उसी से मारना स्टार्ट कर दिया, कुछ लेके पहुंच जाता था, ये दिखा। तो अशोक क्या किए कि अशोक अपने बहुत सब सेना को ऑर्डर दिए कि तुम कुछ नहीं सोचो, एकदम कुचलते जाओ, भूंज दो सबको, तलवार से सबका गर्दन उजाड़ दो। तो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जो भी हो, जो लड़ रहा है सबको मारो होंक के, अशोक कहे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा खून बहा कलिंग में, और खून की नदी बहने लगी, क्योंकि इतना इतना मर्डर एक दिन में हो गया कलिंग की लड़ाई में। तब से अशोक को लगा कि हम एक छोटा-सा जगह जीतने के चक्कर में इतना लोगों का मृत्यु करवा दिए, तब से उनको बहुत रियलाइज़ हो गया कि ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, और फिर वो बौद्ध धर्म को मतलब बहुत ज़्यादा मानने लगे और बौद्ध का नीति ज्ञान पे चलने लगे कि ज़्यादा लड़ाई नहीं करना और शांति-शांति जीवन जीना है, धम्म नीति को अपना लेना है। ये लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये सब सिर्फ पाप का घड़ा भरने का एक उपाय है कि लड़ाई छोटा सा क्षेत्र के लालच में सबको मार दो, सबका जान ले लो। क्षेत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का जान प्राण होता है, ठीक है? बहुत मुश्किल से किसी को जीवन मिलता है, और उसका हत्या कर लेना, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को जीतना, ये कोई बहुत अच्छा न्यूज नहीं है। तो ये जो थे, इनका क्या था सोच किंग अशोका का कि भाई अब हम कलिंग में इतना खून बहाए, हमको बहुत बुरा लगा, सो अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम बहुत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनेंगे और हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और हम जीवन में कभी भी किसी भी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, क्योंकि बौद्ध अनुयायी बनने के लिए यह कसम खाना होता है कि आप अहिंसक बन जाओ, एक चींटी तक को भी रास्ता में देख देख के चलो कि कहीं आपके पैर से वह कुचला ना जाए। तो ये पूरा धम्म नीति को अपनाने लगे, और जो भी आयरन पिलर बनवाने का काम किए हैं अशोक, उसमें गौतम बुद्ध के दिए हुए कई ज्ञान को आयरन पिलर के द्वारा इस देश दुनिया को दिखाने का प्रयास किए हैं। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो अशोक का इतिहास तो बाबू हम बहुत बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम देखते हैं ये महापद्म नंद का इतिहास जो देख रहे थे। इन्होंने कलिंग वाला क्षेत्र को जीत लिया, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, और फिर बाद में जाकर के तो कलिंग फिर से स्वतंत्र हो जाता है ना। अशोका भी कलिंग को जीतना चाहता था और जीत भी लिया था। महापद्म नंद एक जैन धर्म का अनुयायी थे, और इसीलिए कलिंग क्षेत्र जो था ना बाबू, जो कलिंग वाला क्षेत्र है, वह एक जैन धर्म की मूर्ति को क्या करा था कि जो एक जैन धर्म की मूर्ति थी जी, मूर्ति किनकी थी पता है? जीन सेन की मूर्ति थी। किनकी थी? जीन सेन। यह जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े कह लो तीर्थंकर के रूप में इनको पूजा जाता था। 24 तीर्थंकर में से एक जीन सेन की मूर्ति थी, और उस मूर्ति को उठा करके मगध में ले आए कौन? महापद्म नंद। बोले यह जीन सेन की मूर्ति कहाँ रहेगी? मगध में रहेगी, क्योंकि उस वक्त कलिंग में कौन सा धर्म को प्रैक्टिस किया जा रहा था? कंप्लीट रूप से जैन धर्म को प्रैक्टिस किया जा रहा था, और जैन धर्म में जीन सेन की मूर्ति बहुत नामी होती थी उस वक्त, और इस जीन सेन की मूर्ति कहाँ रखा हुआ था? कलिंग वाले क्षेत्र में। और यह महापद्म नंद ने क्या किया कि जैन जीन सेन की जो मूर्ति थी उसको उठा करके कहाँ ले आया? अपने मगध वाले क्षेत्र में उठा करके ले आया। और महापद्म नंद को जैसे ही कलिंग विजय मिलती है, वो क्या करता है जानते हो? वहां पे बहुत सारा नहर का निर्माण करवा दिया, और नहर जो नहर वगैरह का निर्माण करवाया ना जीतने के बाद, तो एक चीज जान लो कि कलिंग राजा जो खारवेल थे, कौन थे? खारवेल। उसने एक हाथी गुम्फा का निर्माण भी करवा दिया था, क्योंकि ये क्या करवाए कि भाई नहर का निर्माण करवा दिए। कब? महापद्म नंद को जैसे ही कलिंग विजय हो जाता है, वहां पे बहुत सारा नहर का निर्माण कौन करवा दिए जीतने के साथ? महापद्म नंद करवा दिए थे। और महापद्म नंद क्या किए थे? जीन सैन की मूर्ति को उठा करके कहाँ ले आए थे? अपने मगध साम्राज्य में एस्टेब्लिश कर दिए थे जीन सैन की मूर्ति को। और
नहर का निर्माण इतना ज़्यादा ये करवा दिए थे महापद्म नंद, इसकी जानकारी जैसे ही कलिंग राजा खारवेल को मिलती है ना, खारवेल को क्या मिला जानकारी पता है? अरे भाई साहब, यहाँ पे आए हैं नया-नया राजा जो मगध साम्राज्य के हैं। उसके राजकुमार हैं महापद्म नंद, और जैसे ही ये कलिंग वाला क्षेत्र को जीतते हैं, कलिंग कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा में। और जैसे ही कलिंग वाला क्षेत्र को जीत लेते हैं, तो यहाँ पे यह नहर-वहर का निर्माण बहुत सारा करा रहे हैं भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बात ये जानकारी किसको पता चली? कलिंग के जो राजा थे खौरवेल, उनको पता चल गया कि भाई ये जो राजा हैं वो बहुत सारा नहर-वहर का निर्माण करवा रहे हैं। उसने एक हाथी गुम्फा का निर्माण कराया था। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, कलिंग जो क्षेत्र है उड़ीसा में, हाथी गुम्फा में लिखा गया है कि कलिंग में नहर का निर्माण जो करवाया गया है, वह महापद्म नंद ने स्वयं करवाया है, ठीक है? वो हाथी गुम्फा में ही साफ-साफ लिखा हुआ है, क्योंकि जो कलिंग के राजा खौरवेल थे, उन्होंने अपने हाथी गुम्फा का जो अभिलेख था, जो भी हाथी गुम्फा बनवाया गया था, उसमें वो लिख दिए थे साफ-साफ कि यहाँ का नहर का निर्माण हम नहीं, बल्कि महापद्म नंद के द्वारा करवाया गया है। उसी हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि कलिंग में जो नहर-वहर का निर्माण कराया गया है, वह महापद्म नंद के द्वारा करवाया गया है। लोग कन्फ्यूज़ थे पहले कि यह जो कलिंग में नहर का निर्माण कराया गया है, वह खारवेल के द्वारा कराया गया है। लेकिन जब हम लोग हाथी गुम्फा का अभिलेख को डिटेल्स में जाकर पढ़ लेते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है, वह नहर का निर्माण कोई और नहीं बल्कि महापद्म नंद ने ही कराया है। अब बात करते हैं इस नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में, जिसका नाम है बाबू घनानंद। अब आप बोलोगे सर ये घनानंद कौन है? मतलब एक्चुअली बड़ा बढ़िया नाम है और नाम भी सुना हुआ है। तो यह घनानंद जो होते हैं ना बाबू, यह काफ़ी क्रूर शासक होते हैं, बहुत क्रूर, मतलब इतिहास गवाह है कि घनानंद के इतना क्रूर शायद ही कोई पैदा ले। बहुत क्रूर शासक होते हैं, बहुत ज़्यादा। कौन? घनानंद। और बहुत क्रूर रूप में यह साबित हो जाते हैं, जानते हो? भाई साहब क्या ही बताएँ घनानंद के बारे में। घनानंद का जो शासन व्यवस्था है ना, वह काफ़ी कठोर थी, और घनानंद जो थे, घनानंद के दरबार में बड़े-बड़े विद्वान रहते थे, जैसे कौटिल्य पंडित, ये थे बहुत बड़े विद्वान थे। इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, और ये घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद का कहना था कि जो हम फैसला लेंगे सिर्फ़ हमारा चलेगा, ज़्यादा हमारे दरबार में आप लोग जो मंत्रीगण हैं अपना समझाइश कम दिखाइए, नहीं तो आपको भगा देंगे, ठीक है? हम ना प्रधानमंत्री का समझाइश सुनेंगे, ना हम मंत्रीगण का समझाइश सुनेंगे, और ना हम कोई विशेष धार्मिक धार्मिक विशेषज्ञ थे उनकी हम कोई फैसला सुनेंगे। हमारा जो मन करेगा साम्राज्य में हम वही करेंगे, धनानंद यही बात बोलते थे। ठीक है? बहुत क्रूर टाइप के थे। और जानते हो, ये घनानंद के बारे में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये तो क्रूर थे, बहुत किसी का बातें नहीं मानते थे, इनको जो लगता था बस वही करते थे घनानंद। एक बार क्या हुआ था, एक कहानी सुनाते हैं आपको घनानंद के बारे में। कहा ऐसा जाता है कि एक बार घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। कहाँ पे कर दिया? पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में क्या होता है कि घनानंद जो है वह मतलब दरबार में बैठे रहते हैं और चाणक्य का खूब अपमान कर दिए। कौटिल्य पंडित जो चाणक्य थे उसका अपमान कर दिए बीच दरबार में, है ना? भरी हुई दरबार में सभा में धक्का मार के भगा देना किसी पंडित को, और कह देना कि तुम पंडित तुम्हारा टीक मतलब अपना टीक पहले सँभालो तब फैसला लेना। कुछ इस तरह का अपशब्द बात कह देना, क्योंकि मतलब कौटिल्य पंडित का बाल देखोगे ना तो पूरा एकदम चारों तरफ से मुड़ा हुआ बाल है और बीच से एक जट्टा टाइप का है, सीधा लंबा टिक्की टाइप का। तो बोले पहले अपना टिक को सँभाल लो तब हमको समझाइश देना। भरी दरबार में खूब हँसने लगा लोग दरबार में, और भी मंत्री लोग। तो गजब बेइज्जती कर दिए थे कौन? घनानंद। और खूब ज़ोर-ज़ोर से पूरा दरबार में लोग हँसने लगा। ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण से कौटिल्य जो है दरबार को छोड़कर भाग जाता है, चला गया, और तो और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पुनः आक्रमण करता है किस पे? घनानंद पे। और इसी दौरान घनानंद की हत्या भी करवा दी जाती है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है? घनानंद जिस वक़्त मगध का शासक था ना, उसी वक़्त भारत में उत्तर-पश्चिम भाग से सिकंदर की एंट्री होती है।
जिस वक़्त भारत में घनानंद का राज चल रहा था, ख़ासकर मगध साम्राज्य के अंदर, सेम टाइम उसी वक़्त सिकंदर की एंट्री होता है, कहाँ से? बताओ? उत्तर-पश्चिम वाला भारत से। ये जो आपका स्टोरी है ना घनानंद की, और फिर आपका ये क्या बोलते हैं, घनानंद की स्टोरी किनके साथ हो गया था? कौटिल्य पंडित, जो चाणक्य थे। खूब बेइज्जती कर दिया घनानंद, मतलब उसको समझ लो कि धक्का मार करके दरबार, वो भरी दरबार में उसका तो एक तो मजाक उड़ाया, और धक्का मार के उसको दरबार से बाहर ठेल दिया। कौटिल्य पंडित बोला कि हम कसम खाते हैं, हम धरती माँ का कसम खाते हैं, घनानंद तुमको बर्बाद ना कर देंगे तब तक हम अपना टिक्की का बाल नहीं काटेंगे, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हम कसम खाते हैं। और इस प्रकार से जो आपका ये क्या बोलते हैं, कौटिल्य थे विष्णुगुप्त, जिन्हें कहा जाता बहुत बड़े विद्वान थे, और कहा जाता है कि कौटिल्य पंडित या विष्णुगुप्त के नीति को जो जो अपने जीवन में अपना लिया, उसका जीवन सफल हो गया। बहुत चतुर मानव थे यह कौटिल्य पंडित, और बहुत बड़े विद्वान थे। इतिहास गवाह है कि कौटिल्य पंडित के इतना बड़ा विद्वान बहुत कम ही देखने को मिला है। बहुत बड़े विद्वान थे, और यह नीति जो बनाते थे एकदम सटीक रहता था, रणनीति बहुत सटीक बनाते थे। और इस प्रकार से इनको एक मतलब एक, क्योंकि अब वह घनानंद से बदला लेंगे लेंगे कैसे, तो वह एक बालक का खोज में निकल पड़े थे, पूरा भारत घूम रहे थे। और इस प्रकार से एक वीर बहादुर बालक उनको देखा, वह गाय भैंस चरा रहा था, और वह युद्ध भी लड़ रहा था, तो उसको उसका युद्ध लड़ने का स्टाइल से समझ गए कि यह बालक में कुछ अलग लेवल की खासियत है। और वही बालक बाद में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। मतलब सोचो कि एक भैंस गाय भैंस चराने वाला छोटा सा बालक, जो आपस में खेलने के दरमियान में युद्ध लड़ रहा था अपने मित्र के साथ, और उसे युद्ध लड़ते देख या बहुत चकित रह गए उसका स्टाइल से, उसका पर्सनालिटी से, और बोले क्या तुम हमें गुरु मान सकते हो? हम तुमको युद्ध नीति सिखाएंगे, और हम तुम्हें शास्त्र नीति सिखाएंगे। हम तुम्हें तुम अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो शायद तुम भारत के गद्दी पे राज करोगे आने वाले दिन में। बस तुम हमें गुरु मान लो, तुम मेरे कहने का हर बात पे चलो, शायद तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे, है ना? देखो जीवन में बाबू, गुरु जो होता है वो बहुत बड़ा चीज होता है। और क्योंकि उनका इज्जत काफ़ी करना चाहिए। हम लोग भी अपने जो सर से ज्ञान सीखे, पढ़ाई जिनसे किए, उनका हम काफ़ी इज्जत करते हैं। क्योंकि आज जो भी हम हैं, जितना भी जानते हैं, जितना भी जानकारी हमको है, हमको अपने गुरु के ही वजह से है, ठीक है? और हमेशा उनका इज्जत करना चाहिए, उनका बात मानना चाहिए, है ना? तो इससे आपको अपने जीवन में काफ़ी वृद्धि ही होगी। तो एकदम अपना गुरु किसको मान लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पंडित को। चाणक्य पंडित कहते थे, "उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ऐसे करो।" मतलब दिन भर उनको युद्ध कैसे, मतलब युद्ध नीति ही सिखाते रहते थे। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आए, और मगध साम्राज्य का नाम और ऊंचा कर देते हैं। इतना महान शक्तिशाली शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य आए ना, कि आज टीवी सीरियल, कई सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेटेड कहानी से बन चुका है। ऐसे नहीं बनता है बाबू सीरियल टीवी, जब तक कहानी में थोड़ा ट्विस्ट नहीं होता है, टीवी सीरियल में ऐसे नहीं बन जाता। आप सीरियल, टीवी, अलग-अलग मूवी बन चुका है चंद्रगुप्त मौर्य पर। बहुत बड़ा पर्सनालिटी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको तैयार किनके द्वारा करा गया था? चाणक्य पंडित के द्वारा तैयार किया गया था। चाणक्य नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली नहीं होते। और चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि गुरुजी बस आपका बात ही हमको दिन भर हमारे कान में गूंजते रहता है। जो-जो आप नीति सिखाते हैं, मैं उस नीति को कंप्लीट रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल करूँगा, और एक दिन हम अपने वजह से आपका नाम को क्या करूँगा? काफ़ी ऊँचा कर दूँगा। और आने वाले दिन में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो बहुत बड़ा नाम बना दिए थे, किनका? बताइए? चाणक्य पंडित का। और घनानंद को एकदम जिस भरी दरबार में धक्का मार के निकाला गया था ना घनानंद को, घनानंद ने निकाला था ना ये चाणक्य पंडित को, उनका अपना परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बदला ले लिया भाई साहब, बदला। घनानंद को क्या लगा था कि उसी का राज चलेगा जीवन भर? ऐसा नहीं है। चाणक्य पंडित ने अपना एकदम महान शिष्य को तैयार किया। वीर तेजस्वी बालक था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत शक्तिशाली था, और एक ब्रह्मचारी था। और युद्ध के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समेट के रखा।
चंद्रगुप्त मौर्य कई बार डिस्ट्रैक्ट भी होता था बहुत सारी लड़कियां से या फिर ये वो, तो उसको क्या कहते थे ये कौटिल्य, जो चाणक्य पंडित हैं वो क्या कहते थे पता है? यदि तुम अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट होगा, तुम आम बालक की तरह सबकी तरह तुम जीवन में डिस्ट्रैक्ट होके उधर ही चला जाएगा, तो शायद साम्राज्य का जो और भी बालक है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएगा। क्योंकि साम्राज्य में तो एक ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यदि एक ही चंद्रगुप्त मौर्य बनने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, तुम अपने गोल पे ध्यान दो, सब कुछ को त्याग दो। आम अगर रहना है तो फिर जो सब कर रहा है वही करो, है ना? क्योंकि आम बालक से हटना है, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य पंडित यही सिखाए। और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने आप में बाबू बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था उसके अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। कहता था गुरुजी आप 10 घंटा मेहनत करने के लिए कहोगे, हम 20 घंटा मेहनत करेंगे, हम अपना नींद को त्याग देंगे, लेकिन हम आपका सपना पूरा करेंगे और इस भारत का बड़ा साम्राज्य को हम, बड़ा भारत के बड़ा साम्राज्य पे हम मतलब संभालने का जिम्मा लेंगे और आपका नाम को रोशन करेंगे। और आपका जो दुश्मन है घनानंद, हम उनको भी पराजित करेंगे। आने वाले जीवन में घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध साम्राज्य पे अपना नाम बनाया, अपना वंश को स्थापित कर दिया, मौर्य वंश। और इस प्रकार से मगध का जो नया वंश निकल के आता है वह मौर्य वंश आता है। किनकी हत्या के बाद? घनानंद की हत्या के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। किसी भी प्रकार का बाबू कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लो। और एक चीज याद रखना कि उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है ना, भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, वहीं पर से सिकंदर की एंट्री होती है। और सिकंदर की एंट्री किनके टाइम पे हो जाती है? जब घनानंद ही राजा रहता है ना? और सिकंदर एक यूनानी शासक था और इसी समय भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण दोनों ही हुए थे। ईरानी आक्रमण भी हुए थे और यूनानी आक्रमण भी हुए थे। और यह सभी आक्रमण को दबाने में बहुत ज्यादा अगर हाथ रहता है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहता है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, खोल खोल के पढ़ाएंगे। और अब हम ईरानी और यूनानी आक्रमण पे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, वो आपको बताएंगे। और सिकंदर का जो आक्रमण था उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। आप बस हमारा वीडियो को ठीक से सुनते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और हमारी वीडियो को आप हो सके तो 2.x के भी स्पीड से सुन सकते हो। एक बार नहीं सुनो, दो दो बार सुन लो। हो सके तो हमारा वीडियो में सीसी है उसको ऑन करके कुछ कुछ नोट्स लिखने का प्रयास करो, है ना? हमारा कहा हुआ बात इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस चीज को आप थोड़ा सा मतलब ध्यान पूर्वक देखो। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं बाबू, ये टोटली एनसीईआरटी बुक पे आधारित बातें पढ़ा रहे हैं और एकदम सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर कमजोर से कमजोर बच्चे भी समझे और आने वाले जीवन में वह अपना सपना को पूरा करें, अधिकारी बने। उनको हिस्ट्री से डर लगता है तो ये डर खत्म हो जाए। जो हिस्ट्री को लोग ट्रेंड बना रखा है कि रटना है रटना है, रटना नहीं, आप समझना भी है। रटने का चीज़ तो है ही, बहुत कम चीज़ है रटने का, लेकिन अधिकांश जो चीज़ है 75% चीज़ उसे समझा जाता है। और यदि समझा हुआ चीज़ को आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो पूरा का पूरा जीवन भर आपको क्या रहेगा, कहानी याद रहेगा और मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि किसी और भी बच्चे को आप जाकर पढ़ा दो, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।